लिखिए। देखिए सॉल्ट ब्रिज में जनरली सॉल्ट ब्रिज में क्या पैक करते हैं? सॉल्ट ब्रिज में जनरली हम लोग एक अगर जेल के साथ सॉल्ट ब्रिज को मिक्स करके इस इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब में इसको पैक करते हैं। और इस जेल का खासियत क्या है कि सिर्फ किसको अलाउ करेगा? जो इस सॉल्ट में सॉल्ट का पार्टिकल्स है उसको अलाउ करेगा। इस कंपार्टमेंट, यहाँ पे कौन सा कंपार्टमेंट है? LHE। और यहाँ पे कौन सा कंपार्टमेंट है? RH। यहाँ का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ नहीं जाएगा। सो दैट मोटा मोटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन बोथ कंपार्टमेंट और ऑलमोस्ट सेम। हालांकि वॉल्यूम थोड़ा कम होता है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, कुछ भी चीज़ 100% आइडियल है नहीं, बट आइडियली हम लोग सोचते हैं कि वॉल्यूम क्या है, सेम है। ओके स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाट द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अगर आपसे रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज पूछा जाएगा तो एक रोल बताइए तो। इट मेंटेन यहाँ पे क्या सप्लाई करेगा और यहाँ पे क्या सप्लाई करेगा? सर यहाँ पे सप्लाई करेगा अनायन और यहाँ पे सप्लाई करेगा कटायन। देखिए तो मैं सही हूँ? एक तो इसका ये रोल रहा। सेकंड, यस, ड्यू टू सॉल्ट ब्रिज सर्किट इज कंप्लीटेड। ठीक है ना? अच्छा मैं रुकूंगा अभी। देखिए पहला रोल क्या रहेगा? इट मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ LHE एंड RH, राइट? by supplying anion in LHE and cation in RHE। नेक्स्ट एक जो रोल है कि ड्यू टू सॉल्ट ब्रिज सर्किट इज कंप्लीटेड सो दैट फ्लो ऑफ करंट डज नॉट स्टॉप। थर्ड इसका जो रोल रहेगा कि लेट अस सपोज अगर अनायन इस LHE में सप्लाई नहीं करता तो नहीं लगता कि इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है उसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्यूमुलेट होता, ड्यू टू दिस रिवर्स पोटेंशियल हो जाता। और यहाँ भी सेम सिचुएशन होता, राइट?
और रिवर्स पोटेंशियल का मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आना है वो इलेक्ट्रॉन वापस पुल करके यहाँ पे ही रह जाएगा, करेक्ट, जाने ही नहीं देगा, करेक्ट। तो एक और पॉइंट बना लीजिए, इफ LHE एंड RHE, if solution of LHE and RHE is not neutralized, then reverse potential develop, then a reverse potential develop in two compartment which breaking the continuous supply of voltage, which breaking the continuous supply of voltage। ठीक है ना एवरीवन। वेदांत क्या बोले थे? अच्छा क्या लिखे थे थर्ड पॉइंट बोलो तो? If solution of LHE and RHE is not neutralized, then a reverse potential in both compartments is developed, which stop the continuous supply of voltage। जो कि मेरा पर्पस नहीं था। मेरा पर्पस क्या था कि कंटिन्यूस करंट का सप्लाई या कंटिन्यूस वोल्टेज का सप्लाई होते रहे, राइट। और जिस डायरेक्शन में हम लोग, जिस डायरेक्शन में मेरा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो वो पर्पस फिर रिवर्स स्टॉप हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, राइट। तो ड्यू टू सॉल्ट ब्रिज सर्किट इज कंप्लीटेड सो दैट फ्लो ऑफ करंट डज नॉट स्टॉप, क्या ब्लर आ रहा है क्या? ठीक है, इसको नहीं, ब्लर नहीं है, मैं देख रहा हूँ सामने। इसको हटाए। हाँ, किसी किसी जगह में आज डाउन चल रहा है, इसको हटाएं। कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, नॉट वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, राइट। मैंने वॉल्यूम लिखा है। ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन तो टाइम के साथ चेंज होगा ही, राइट। कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा तो बैटरी तो जीवन भर चलते रहेगा। ऑब्वियसली बैटरी जाकर रुक जाता है, डेड हो जाता है। क्यों डेड होता है? केमिकल एनर्जी खत्म हो जाएगा, मतलब उसका जो सॉल्यूट जो केमिकल एनर्जी सप्लाई कर रहा था वो खत्म हो गया, राइट। हम लोग रिस्ट वॉच में एक बैटरी डालते हैं ना, या कैलकुलेटर में छोटा सा रहता है बैटरी पैक स्टील का, तो देखते हैं एक टाइम के बाद उसको हम लोग फिर तोड़ कर तो दोबारा उसमें पानी डालते नहीं है, जबकि उसमें थोड़ा वाटर चाहिए। तो इस तरीके से उसका मैकेनिज्म रहता है कि अंदर में वाटर एब्जॉर्ब होता है, फिर अंदर में वाटर रिलीज भी हो जाता है। बट एक टाइम के बाद क्या खत्म हो जाता है, उसमें जो सॉल्यूट है वो सब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट। जिसकी वजह से सप्लाई हो रहा था वो खत्म हो जाता है। चलिए, EMF क्या है? ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन LHE
एंड RH। देखिए तो मैंने सही लिखा, क्योंकि इस केस में किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, कैथोड एट हायर पोटेंशियल एंड एनोड एट लोअर पोटेंशियल, राइट। तो यहाँ पे EMF है पोटेंशियल ऑफ कैथोड और माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड। बट एक लाइन आपको लिखना चाहिए इसके लिए, EMF डिफाइन कीजिए। The efficiency of a cell, the efficiency of cell is determined by the tendency of LHE, the efficiency of cell, बोलिए LHE मतलब एनोड, राइट। तो एनोड का क्या टेंडेंसी रहेगा, फॉर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, और RH का क्या टेंडेंसी रहेगा, फॉर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। तो जितना एनोड का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने का रहेगा, अगर एनोड का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने का हाई और कैथोड का भी टेंडेंसी अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी हाई, मतलब बैटरी बहुत अच्छे से काम करेगा, राइट। लिखिए, द इफिशियंसी ऑफ सेल इज डिटरमाइंड बाय द टेंडेंसी ऑफ LHE टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड टेंडेंसी ऑफ RH टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। comma, measure of cell efficiency is called, measure of cell efficiency is called electromotive force। ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं ना, measure of cell efficiency is called electromotive force or the voltage or the difference in potential of two electrode, or the difference in potential of two electrode। यहाँ तक हो गया। एक और पॉइंट बनाइएगा, EMF is defined as the difference in potential, EMF is defined as the difference in potential across LHE and RHE due to which electrons from anode, due to which electrons from anode travel to cathode। yes 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 EMF is also defined as the difference in potential across LHE and RHE due to which electron from anode travel to cathode। करेक्ट ना। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, बाद में आपको एक कुछ स्टूडेंट जानते भी होंगे, एक फार्मूला देंगे, यहाँ देखिए इस फार्मूला को लिखना नहीं है, और ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट तो डैम से इस फार्मूला को जानते होंगे नहीं। दिस फार्मूला इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन, और 12th क्लास के बच्चे केमिकल इक्वेशन थोड़ा जानते होंगे। इसको क्यों था, रिएक्शन क्वेसेंट। क्या है, रिएक्शन क्वेसेंट, करेक्ट। और रिएक्शन क्वेसेंट हम लोग डिफाइन किसके लिए किए थे, रिवर्सेबल रिएक्शन के लिए, करेक्ट ना एवरीवन। तो
एक्चुअल में हम लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे कंप्लीट सेल के लिए आगे चलकर, इस फार्मूला का नाम देंगे नस्ट इक्वेशन। बट अभी के लिए मुझे यहाँ पे इसको हेल्प से थोड़ा कुछ लिखवाना है। इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन भी है, राइट? इसके अंदर क्या है, रिएक्शन कॉन्सेंट में कॉन्सेंट्रेशन भी रहेगा, राइट? और अगर गैसियस सब्सटेंस है तो इसके अंदर प्रेशर भी रहेगा, एग्री ना? और यहाँ पे टेम्परेचर भी है। और जनरली अगर आप बैटरी बना रहे हैं और ई नॉट का वैल्यू बताएंगे, एक किसी इलेक्ट्रोड के लिए, LHA के लिए, RHA के लिए एक फिक्स वैल्यू होता है एट ए गिवन टेम्परेचर। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि आप ऐसा बैटरी बनाना पसंद करेंगे जो वेरिएबल पोटेंशियल सप्लाई करे। आप पता चला कि आप जो दीवार घड़ी है या रिस्ट वॉच है उसमें बैटरी लगा दी है, कभी फास्ट हो जा रहा है, कभी स्लो हो जा रहा है, राइट? थोड़ा बहुत फास्ट स्लो चलेगा काम, बट अगर वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो लगता है वो सही टाइम देगा या सही कैलकुलेशन आपका हो पाएगा? इसका मतलब आप क्या चाहेंगे कि जो भी मैं बैटरी बनाऊं वो मोटा मोटी कांस्टेंट पोटेंशियल सप्लाई करे, राइट? तो इफ़ कॉन्सेंट्रेशन इसका मतलब है कि EMF ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, EMF ऑफ द सेल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रेशर, E of the cell also depends on what? Temperature for a given cell, करेक्ट? लेकिन अगर Q का वैल्यू 1 कर दिया जाए, रिएक्शन कोएफिशिएंट अगर 1 कर दिया जाए, सर 1 कैसे होगा? जितना भी केमिकल सब्सटेंस है रिएक्टेंट साइड से लेकर प्रोडक्ट साइड तक, सबका वैल्यू अगर 1 कर दिया जाए, और गैस भी है तो उसका प्रेशर को 1 atm कर दें, तब तो log 1 0 हो जाए, log 1 का वैल्यू 0, करेक्ट? और जब log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो E सेल इक्वल टू E नॉट बच जाएगा। इसका मतलब है कि एट स्टैंडर्ड कंडीशन, और थर्मोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर एज वेल एज 1 atm। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड, किसी भी बैटरी के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब मैं लिखवा दूंगा, पहले समझिए, ऑल केमिकल सब्सटेंस हैविंग यूनिट वैल्यू, जितना भी है सबका कॉन्सेंट्रेशन 1 m होना चाहिए, 1 m कैपिटल M, एंड प्रेशर शुड बी 1 atm एंड टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री C। तो इस कंडीशन पे जो हम लोग को EMF ऑफ द सेल मिलेगा उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड EMF वैल्यू, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं E नॉट से। किससे इंडिकेट करता है? E नॉट सेल, करेक्ट? ठीक है ना एवरीवन? इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ EMF डिपेंड्स ऑन व्हाट? वैल्यू ऑफ EMF ऑफ गिवन सेल का मतलब एनोड और कैथोड, जो वहाँ पे केमिकल सब्सटेंस, अगर जिंक है तो जिंक को मेंटेन कीजिए और कॉपर आयंस है तो कॉपर को, उसका मतलब मैं गिवन सेल बोल रहा हूँ। जिंक और Cu2+ को ही चेंज कर देंगे तो आपका E नोट ही चेंज हो जाएगा, समझ गए? डिफरेंट के लिए E नोट वैल्यू डिफरेंट रहेगा, करेक्ट ना? दैट्स वाई मैंने क्या लिखा, वैल्यू ऑफ EMF ऑफ गिवन सेल डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, और किस पे डिपेंड करेगा? प्रेशर एंड टेम्परेचर। इफ any one of them is changing, value of E cell is also changing। समझ गए ना? लेकिन यहाँ पे मैंने किसके लिए बोला? गिवन सेल, इसलिए मैंने E नोट का बात नहीं किया। गिवन सेल का E नोट का वैल्यू फिक्स रहता है, करेक्ट? अब एक और पॉइंट लिखिए,
लेकिन अगर गैसेज इन्वॉल्व नहीं रहेगा तो फिर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। प्रेशर पे कब डिपेंड करेगा, मैं एक जनरलाइज बात कर किया, राइट। प्रेशर पे कब डिपेंड करेगा स्टूडेंट, जब गैसेज आर इन्वॉल्व, राइट। चलिए एक और पॉइंट लिखे तो, EMF value are standardized. EMF value are standardized. If standard से standardized, standard से standardized at if temperature is 25 degree C, pressure is 1 atm if gases are involved. प्रेशर इज 1 atm, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रेशर इज 1 atm इफ गैसेज आर इन्वॉल्व एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल केमिकल सब एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल सॉल्यूट्स and concentration of all solutes present as electrolyte is 1 m. यस, ऐसे इसको लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। शॉर्टकट में बहुत बढ़िया लाइन बन जाएगा। एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन EM of the cell is called a standard EMF. At a standard condition EMF of the cell is called what? A standard EMF. समझ गए ना? और स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल किसे इंडिकेट करेंगे? E नोट सेल, याद रहेगा। तो जहाँ भी E नोट है इसका मतलब ए हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, नहीं उसी को मैं शॉर्टकट लिखवा दिया है, इसको लिख लीजिए ना। एट, क्या बोले? स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन नहीं बोला था मैंने, बोला था स्टैंडर्ड। इसको दोबारा देख, ऐसे लिख लीजिएगा। एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन EM ऑफ द सेल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड EMF, ठीक है। स्टैंडर्ड EMF विच इज नोन एज E नोट सेल। और स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ लिख लीजिएगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। स्टैंडर्ड कंडीशन होता है, यहाँ देखिए प्रेशर का वैल्यू कितना ATM? 1 ATM इफ गैसेस आर इन्वॉल्व्ड, और टेम्परेचर कितना रहेगा? 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री से, राइट। और कॉन्सेंट्रेशन कम 1 m, किसका? ऑल सॉल्यूट्स विच आर प्रेजेंट एज, बोलिए, इलेक्ट्रोलाइट। कहाँ पे? इन LHE एंड RHE, ठीक है ना। तो दिस द स्टैंडर्ड कंडीशन। और इस कंडीशन को मेंटेन करते हैं तो जो हम लोग का बैटरी का EMF मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैथोड एंड एनोड, विच इज नोन एज E नोट सेल। इज इट राइट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए इस
देख तो नज़र आया 1 ATM। ठीक हो गया। अब लिखिए एक और पॉइंट, EMF ऑफ सेल is difference of potential of anode and cathode. Yes, EMF of the cell of cell, इसको आज से हैबिट डालिए ई सेल बोलने का। क्या, कौन सा सेल? ई सेल। एक किसका डिफरेंस है? पोटेंशियल ऑफ कैथोड भाई, कैथोड बात एक ही है, बट अगर मुझे पता है कि हायर पोटेंशियल पे कैथोड है और लोअर पोटेंशियल पे एनोड है तो इसको ऐसे लिखेंगे, राइट? चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सेकेंड पॉइंट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल is called electrode potential। हाफ सेल को पोटेंशियल क्या बोलेंगे? पूरा सेल का पोटेंशियल बोलेंगे या इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। तो रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पास रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप का इलेक्ट्रोड है ना? एनोड एंड कैथोड। और एनोड पे क्या होते रहता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होते रहता है? रिडक्शन। इसी वजह से एनोड के पोटेंशियल को हम लोग आज के बाद बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैं लिखवा दूंगा, दिस इज द रीजन कि एनोड का पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। इज इट करेक्ट? इसका मतलब सेल में दो टाइप का कंपार्टमेंट हो गया, एक कैथोड का कंपार्टमेंट, एक एनोड का कंपार्टमेंट। एनोड का सिर्फ पोटेंशियल। तो अब आपके दिमाग में चलेगा कि सर इज इट पॉसिबल कि हाफ सेल का सिर्फ पोटेंशियल निकालें? क्योंकि हाफ सेल करेंगे तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा, राइट? हाफ सेल करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा? नहीं कंप्लीट होगा, करेक्ट? चलिए, तो लेकिन फिर भी हम लोग हाफ सेल का पोटेंशियल निकालते हैं। थोड़ा देर के बाद बता दूंगा कैसे निकालते हैं। या इसको आप ऐसे मानिए कि इसको ऐसे समझाया गया एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई भी पर्सन एक काम कर सकता है और कंडीशन सारा काम वही करेगा, बट उसको क्या चाहिए? एक कंपनी, बस साथ में कोई बैठा रहे। जो बैठेगा उसको बोला गया है तुमको नॉट ए सिंगल वर्क, मतलब एक भी जूल का काम नहीं करना है। लेकिन वो अगर नहीं बैठेगा, वो जो बैठा है साथ में उसका काम करना है 0, लेकिन वो नहीं बैठेगा तो ये काम ही नहीं करेगा। तो अगर वो साथ में आ गया तो वो काम किया, मान लेते हैं 100 जूल, तो सारा काम किसका? ये है मिस्टर ए काम करने वाले, ये है मिस्टर बी 0 काम करने वाला, राइट? और जब दोनों मिलेगा तभी काम होगा। सिर्फ इसको अकेले छोड़ दिया जाएगा तो काम नहीं होगा। तो अगर इसको अटैच कर दिए तब जाकर काम 100 जूल। बट वो 100 जूल किसका? एक का, करेक्ट? इन सिमिलर फैशन हाफ सेल का पोटेंशियल को निकालने के लिए हम लोग अलग से एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बना के रखेंगे, और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड रहता है SHA, फुल फॉर्म स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बोलिए, स्टैंडर्ड
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा हाफ सेल है जिसका उस हाफ सेल का पोटेंशियल 0 माना गया है, एज ए रिफरेंस रेडी किया गया, राइट। मतलब उस हाफ सेल का कंट्रीब्यूशन कितना, 0 सेल, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तो मान लेते हैं कि SHE और रेफरेंस इलेक्ट्रोड को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना भी हाफ सेल है उन सारे हाफ सेल का इंडिविजुअल अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है, सिर्फ उसका कंट्रीब्यूशन, तो हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस के साथ अटैच कर देंगे। किसके साथ, बहुत अच्छा से इसको समझाऊंगा। उसको रेफरेंस के साथ अटैच कर देंगे और बैटरी का EMF निकाल लेंगे पूरे सेल का। रेफरेंस के साथ अटैच कर दिया तो मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया। उसको सिर्फ किसके लिए लाएंगे, सर्किट कंप्लीट करने के लिए, राइट। और सर्किट कंप्लीट होने का जो मुझे बैटरी का पूरे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 20 वोल्ट मिला तो 20 वोल्ट में क्या कुछ भी कंट्रीब्यूशन रहेगा SH रेफरेंस इलेक्ट्रोड का, सारा का सारा कंट्रीब्यूशन किसका जाएगा, जिसका अननोन का आप निकालना चाह रहे थे, राइट। बट अकेले सिर्फ हाफ सेल को अगर रख देते, ये प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ, अकेले अगर हाफ सेल को रखते तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता और वो अपना फंक्शन नहीं बता पाता। दिस इज द वजह कि हम लोग हाफ सेल का भी निकाल सकते हैं, अलग अलग हाफ सेल का, बट उसको किसके साथ अटैच करना पड़ेगा, उसको अटैच करना पड़ेगा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ। दूसरे के साथ नहीं, दूसरे के साथ अटैच कीजिएगा तो दूसरे का भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसको अटैच करेंगे SHE के साथ। SHE का कंट्रीब्यूशन रहता है, उसका 0 पोटेंशियल माना गया है एज ए रेफरेंस, जैसे ग्राउंड का कैसे माना गया 0 वोल्ट, राइट, इलेक्ट्रोस्टेट में, वैसे ही उसका रेफरेंस माना गया है 0 वोल्ट। इज इट करेक्ट? इसका मतलब हाफ सेल का भी हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए मैं आपको आगे चलकर नस्ट इक्वेशन जैसा फुल सेल के लिए होता है वैसे हाफ सेल के लिए भी मैं इक्वेशन दे दूंगा, और उसमें SHE का ज्वाइन नहीं भी करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कहीं पे ऐसा होगा तभी तो मैं बोल रहा हूँ, राइट। इसका मतलब है कि हम वी कैन ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल ऑफ हाफ, अभी लिखवाएंगे, वी कैन ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, बट उसके लिए कोई रेफरेंस बनाएंगे, राइट। लिखिए, तो यहाँ के पोटेंशियल क्या बोलेंगे, लिखिए, पोटेंशियल ऑफ एनोड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल ऑफ एनोड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये तो समझ में आ गया ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, लिखिए एक लाइन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ, क्या इसको शॉर्टकट में OP लिख सकते हैं या आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि OP का मतलब ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में OP का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही लेके चलेंगे, राइट, इस चैप्टर में। इट इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। अगर कोई पूछ देगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को एक लाइन डिफिनेशन दे दीजिए तो क्या दीजिएगा, इट इज टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, इट मीन्स टू लूज द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इसमें बहुत डेप्थ का बात छिपा हुआ है। यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होता है सर, रिड्यूसिंग एजेंट का, राइट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रहेगा या रिड्यूसिंग एजेंट का, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन तो यहाँ इसके अंदर छुपा हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। एनोड वाला कंपार्टमेंट में कौन रहेगा, एनोड वाला कंपार्टमेंट में रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा और कैथोड वाला कंपार्टमेंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट। और इसका अगर ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी ज़्यादा, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा, तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, यही बोला गया है ना डिफिनेशन में। इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। एक मिनट रुकिए, यहां तक लिख लिए, बोलते ही नहीं हैं, क्या लिखे बोलिए,
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट, और ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी यहाँ देखिएगा, ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी ज़्यादा मतलब उसका कौन सा पावर ज़्यादा? रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा, राइट? एग्री करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे जो है वो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है बट दूसरे को क्या कर रहा है? रिड्यूस। तो इसके अंदर जो एजेंट है उस एजेंट का नाम है रिड्यूसिंग एजेंट, राइट? इसके अंदर जो एजेंट है उसका नाम क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट के पास कौन सा पावर? रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग एजेंट के पास जैसा उस एजेंट का नाम है वैसा ही उसका फंक्शन भी रहेगा ना दूसरे के लिए, राइट? खुद का ऑक्सीडेशन, दूसरे के लिए रिडक्शन, तो इसका नाम है रिड्यूसिंग एजेंट, राइट? तो क्या यहां बोल सकते हैं, यहां से इन्फ्लुएंस होकर रिड्यूसिंग पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है ना? तो रिड्यूसिंग पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक मिनट यहां देखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो रिड्यूसिंग पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन पोटेंशियल में क्या रिलेशन रहेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर ज़्यादा है इसके साथ डायरेक्टली है तो रिडक्शन पोटेंशियल के साथ इन्वर्सली हो जाएगा, राइट? तो क्या इसको डायरेक्टली अगर यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल? यहाँ लिख लीजिएगा। और यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेगा कैथोड में, कैथोड एज ए हाफ सेल का जो पोटेंशियल रहेगा उसको आज के बाद बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। कौन सा? तो रिडक्शन पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या रहेगा? बोलिए। टेंडेंसी ऑफ लिखिए, it is the tendency of electrode to get reduced. It is the tendency of electrode to get reduced. It means to accept the electron. Yes, it is the tendency of electrode to get reduced. Reduction potential directly proportional to tendency of electrode to gain electron. Gain of electron is called reduction, right? क्या बोल सकते हैं? और इसके अंदर अगर रिडक्शन होने का टेंडेंसी ज़्यादा, इसका मतलब इसके अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या है? ओ है, राइट? उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा। इसका तो एक मिनट, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट? तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन गया, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या लिखते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल के साथ डायरेक्टली रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साथ क्या रहेगा? इन्वर्सली रहेगा, करेक्ट? टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कंफ्यूज तो नहीं कर रहा है ना? अगर रिडक्शन होगा तो वो जो है उसका नाम रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो पावर रहेगा वो दूसरे के लिए, तो यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब इलेक्ट्रोड किसी भी कंप्लीट सेल में 2 इलेक्ट्रोड
एक का नाम एनोड और दूसरे का नाम कैथोड। एनोड का पोटेंशियल को बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड के पोटेंशियल को बोलेंगे पूरे चैप्टर में रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। ऑक्सीडेशन इस पे बहुत काम करूँगा, घबराइए नहीं, इस पर न्यूमेरिकल भी रहेगा, जस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखिएगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कैसे बोला कि पूरे कंप्लीट सेल का, कंप्लीट बैटरी का कंडीशन को अगर स्टैंडर्ड कर दें तो बैटरी के ईएमएफ को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। वैसे ही हम लोग हाफ सेल को भी तो स्टैंडर्ड कंडीशन कर सकते हैं, और हाफ सेल के कंडीशन को स्टैंडर्ड कर देंगे तो जो पोटेंशियल मिलेगा हाफ सेल का उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको एसओपी बोलेंगे एंड आरओपी एसआरपी बोलेंगे, करेक्ट। एसओपी का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एसआरपी का वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, करेक्ट ना। इसका मतलब ई नॉट ओपी बोलेंगे और यहाँ पे क्या बोलेंगे ई नॉट आरपी बोलेंगे। और ई नॉट ओपी किसका, ई नॉट ऑफ एनोड का, और ई नोट आरपी किसका बोलिए, ई नोट ऑफ कैथोड का। क्या मैंने सही बोला? एक लाइन इसको लिखिए फिर इसको लैंग्वेज दे दूंगा। एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन, यहाँ पे मैं आप लोग मार्क कीजिएगा, मैं यहाँ पे हाफ सेल के लिए डिफरेंस नहीं बोलता हूँ, डिफरेंस होता है कंप्लीट सेल का, राइट। हाफ सेल का डिफरेंस होगा या उसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल रहेगा, उसका तो खुद का वैल्यू रहेगा, राइट। एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड पोटेंशियल एंड a standard potential of anode is known as, यहाँ देखिएगा standard potential of anode, a standard potential of anode is called, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विच इज ऑल्सो नोन एज ई नॉट ओ पी, जिसका और ओ पी किसका रहता है एनोड का, इसको ई नॉट एनोड, राइट। एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन, यहाँ पे स्टैंडर्ड अब फिर से कंडीशन देने का रिक्वायरमेंट है या स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब उस कंपार्टमेंट का कंडीशन को स्टैंडर्डाइज्ड, टेम्परेचर 25 डिग्री से, कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड का 1 m, और अगर गैस है तो कितना एटीएम 1 एटीएम, करेक्ट। एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज कॉल्ड एसआरपी, नहीं, विच इज ऑल्सो नोन एज ई नॉट आरपी, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे ई नॉट कैथोड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब स्टूडेंट किसी भी सेल में इलेक्ट्रोड दो टाइप का हो गया, कैथोड और एनोड। एनोड के पोटेंशियल को बोलेंगे ऑक्सीडेशन, बट इज इट कंपलसरी कि ऑल द टाइम स्टैंडर्ड कंडीशन रहेगा? इट इज़ नॉट कंपलसरी। स्टैंडर्ड रहेगा तो ई नोट बोलेंगे। सर स्टैंडर्ड नहीं रहेगा तो एट एनी कंडीशन, इफ कंडीशन इज नॉट अ स्टैंडर्ड कंडीशन, इफ कंडीशन इज नॉट अ स्टैंडर्ड कंडीशन, करेक्ट, देन हम लोग सिर्फ बोलेंगे ई एनोड, करेक्ट ना। या इसी को इक्विवेलेंटली क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, करेक्ट। नॉट नहीं लगाएंगे, या ई कैथोड, यार इसी को ई आर पी, इज इट करेक्ट स्टूडेंट? हो गया।
तो इतना बात तो क्लियर हो गया ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। और बोलिए, अब दिमाग दौड़ाइए। तो जो सेल आप पढ़ रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर आपका बैटरी बढ़िया से काम कर रहा है और वो डिस्चार्जिंग मोड में है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग मोड में है, तो कैथोड एट हायर पोटेंशियल रहेगा, एनोड एट लोअर पोटेंशियल रहेगा, राइट। और ई से, तो सर ई सेल है क्या, तो सर ई सेल तो यही है ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड, एग्री। यही था ई आर पी माइनस ई ओ पी, यहाँ तक करेक्ट। और अगर बैटरी काम कर रहा है तो ए वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा सर, इस ए हायर पोटेंशियल पे और ए लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए बैटरी अगर फंक्शन कर रहा है तो, एग्री करेक्ट। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड एट हायर पोटेंशियल एंड एनोड एट लोअर पोटेंशियल। तो ये कहीं पे अगर फार्मूला डिराइव करने के लिए अगर डायरेक्ट इसको ऐसे कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, अब समझ में आ गया। या ई आर पी माइनस ई ओ पी क्यों लिखा रहता है भाई, यही तो लिखा रहेगा ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल पे है। और जनरली यहाँ देखिए, कोई बैटरी आप इलेक्ट्रिसिटी में दिखाते हैं और ई इक्वल टू 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट क्या है, क्या एब्सोल्यूट वैल्यू है या इसका डिफरेंस है लोअर एंड हायर का, लोअर एंड हायर का डिफरेंस ही तो दिया रहता है, करेक्ट। और बैटरी को अगर ऐसे दिखाते हैं तभी तो यहाँ पे ई सेल का मतलब क्या, ऐसे ई सेल 20 वोल्ट, अभी भी इसका डिफरेंस है, राइट, हायर एंड लोअर का, करेक्ट। तो ये तो इससे तो कोई मतलब ये अनजान नहीं ना रह गए भाई, यही तो होना चाहिए था। एक कैथोड का कंपार्टमेंट, दूसरा एनोड का कंपार्टमेंट, उसी का पोटेंशियल, वहाँ पे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसके वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो पावर मिलता है उसके वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, राइट। अच्छा, लेफ्ट साइड में मैंने बोला था कि कोई एक बैटरी अगर इलेक्ट्रिसिटी में 9th में पढ़े होंगे या ऐसे दिखाया रहता है, मैं बोला था कि ऐसे कोई बैटरी दिखाया हुआ है या ऐसे कोई बैटरी दिखाया हुआ है, यहाँ पे जो 10 वोल्ट और यहाँ पे ई सेल इक्वल टू 20 वोल्ट दिखा देते हैं, वो एक्चुअली क्या दिखाते हैं, ये तो क्या एब्सोल्यूट वैल्यू है या यस इसका डिफरेंस या इसका डिफरेंस, राइट। वैसे ही जो बैटरी हम लोग रेडी बना रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसका स्टडी करने वाले हैं, उसमें हायर पोटेंशियल पे है कैथोड और लोअर पोटेंशियल पे एनोड होना चाहिए। तो कैथोड और एनोड का इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल के उसका डिफरेंस निकालेंगे, कैथोड माइनस एनोड, तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगा ना, अगर बैटरी मेरा सही से फंक्शन कर रहा है तो। इसलिए बैटरी को सही से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर सही से फंक्शन करना है तो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एग्री। चलिए अब लिखिए टाइप ऑफ हाफ सेल, टाइप ऑफ हाफ सेल ब्रैकेट में लिखिएगा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, टाइप ऑफ हाफ सेल या टाइप ब्रैकेट लिखिए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। इसको ध्यान से देखिएगा और खासकर बोर्ड वाले के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
देखिए तो मैंने क्या लिखा, फर्स्ट टाइप मेटल एंड मेटल आयन हाफ सेल, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ पर बैच का स्टूडेंट भी देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस टाइप का हाफ, अभी मैं हाफ सेल अब नाम दे रहा हूँ सर, ये कैथोड या एनोड दोनों में से कुछ भी बन सकता है, करेक्ट। एक कैथोड भी बन सकता है और ये एनोड भी बन सकता है। एक कुछ ऐसा ही बात है, यहाँ देखिए ध्यान से सुनिएगा, मार्केट से आपने दो अलग अलग इंडिविजुअल हाफ सेल खरीदा, करेक्ट, दो अलग अलग हाफ सेल खरीद लिए और उसमें ऐसे लिखा हुआ रहेगा 10 वोल्ट और इसका लिखा रहेगा 15 वोल्ट, करेक्ट। ध्यान से देखिए, अब आपको बोला गया है कि आप बैटरी बनाइए, क्या बोला गया, बैटरी, ऐसी दोनों को मिलाकर कंप्लीट सेल, तो किसका पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो भाई बी का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन होने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन होने का टेंडेंसी कम रहेगा, और अगर यहाँ पे रिडक्शन होने का टेंडेंसी कम रहेगा मतलब ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, राइट। लॉजिक हो गया ना। इसका मतलब है इसको क्या बनाना पसंद करेंगे, कैथोड, और इसको क्या बनाना पसंद करेंगे, एनोड, तभी आपका बैटरी काम करेगा, करेक्ट। इसलिए इसमें कोई सरप्राइज होने वाला बात नहीं है कि मार्केट में जो आपको हाफ सेल मिलेगा उस पर दोनों का, भले सर यहाँ तो दोनों का आरपी दिया हुआ है, ऐसे ही दिया रहता है, आरपी दिया रहेगा, बट आरपी देने से भी तो हम लोग पता कर लेंगे किसको कैथोड बनाना है किसको एनोड बनाना है। और जब इसको कैथोड बना दिए या नहीं भी बनाए ना, इसको अटैच भी कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक एक कैथोड के जैसा बिहेव करने लगेगा, एनोड के जैसा करने लगेगा, बजाय इसका इस रिडक्शन होने में आगे निकल जाएगा। तो अगर ये रिडक्शन करेगा तो इसको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, इज इट करेक्ट। क्योंकि रिएक्शन तो कंप्लीट सेल रिएक्शन मतलब कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन होना है। एनीवे यहाँ देखिएगा, तो हो सकता है कि ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, तो यहाँ पे जो मेरा हेडिंग है वो है मेटल एंड मेटल आयन हाफ सेल। तो इस टाइप का हाफ सेल में जो मेरा रॉड रहता है, दैट रॉड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेल रिएक्शन, दैट रॉड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेल रिएक्शन। इस टाइप का हाफ सेल मान लेते हैं कि इसका नाम मैं एम देता हूं, करेक्ट। तो यहाँ देखिएगा, जो मेटल लेते हैं इस टाइप का हाफ सेल में, जो मेटल लेते हैं उसी का यहाँ पे आयंस लेना है स्टूडेंट। एग्जाम्पल के तौर पे जिंक एंड इट्स आयन डेनियल सेल में था ना, जिंक का रॉड और उसका आयन, और उस तरह उधर क्या था, कॉपर का रॉड और कॉपर का आयन। तो जिंक एंड इट्स रॉड इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मेटल एंड इट्स आयन, and copper and its iron, copper and its iron is also the example of metal and its iron. तो metal and its iron is the type of half cell, उसको कैथोड भी बना सकते हैं और एनोड भी बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, राइट। तो इस टाइप का यहाँ पे, तो इसमें पहला पॉइंट क्या रहेगा कि मेटल एंड इट्स आयन टाइप का हाफ सेल में मेटल का रॉड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ व्हाट, सेल रिएक्शन। इसका रोड भी किस में रहता है, रिएक्टिव रहता है, आई पार्ट ऑफ द सेल रिएक्शन। देखिए इन दिस टाइप ऑफ हाफ सेल, इन दिस टाइप ऑफ हाफ सेल we use electrode as metal rod, in this type of half cell we use electrode as metal rod and ions of the same metal should be present in the solution, comma, this type of half cell can behave as anode as well as cathode, this type of half cell can behave as anode as well as cathode. Is it clear? तो if
दिस हाफ सेल बिहेव एज एनोड। तो एनोड के जैसा बिहेव करेगा, मतलब यहाँ पे तो OH होगा, राइट। और एरोड है तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, कन्वर्टिंग इस टाइप का हाफ सेल में, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस टाइप का हाफ सेल में जो हम लोग मेटल का रॉड लेंगे, जो मैंने हेडिंग बनाया है उसी का आयंस लेना है। अगर ये जिंक का रॉड है तो Zn2+ रहेगा, कॉपर का रॉड है Cu2+ रहेगा, राइट। तो फॉर दिस टाइप ऑफ हाफ सेल जो मेटल लेते हैं वही मेटल का आयन लेते हैं। और इन दिस टाइप ऑफ हाफ सेल मेटल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेल रिएक्शन, मेटल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेल रिएक्शन। मतलब यहाँ पे रिएक्टिव है, वो अनरिएक्टिव है या रिएक्टिव है, सिर्फ दिखाने मात्र के लिए है, या इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेल रिएक्शन? इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेल रिएक्शन। इज इट करेक्ट? सर ये बात इतना इंपॉर्टेंट है क्या, ये बात सुनना या लिखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कहीं पे ऐसा भी इलेक्ट्रोड, मेटल का इलेक्ट्रोड हम लोग डालते हैं जो सिर्फ जिसका काम रहता है सर्किट को कंडक्टिव हीट कंडक्टर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए, मतलब वो सर्किट को कंप्लीट करेगा, कंडक्टिंग बिहेवियर सिर्फ शो करना है उसको। बट वो मेटल का वायर या रॉड इज़ द नॉट द पार्ट ऑफ द सेल रिएक्शन। आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल प्लैटिनम कहीं कहीं पे लेते हैं, प्लैटिनम एज ए वायर, उसका सिर्फ वो सेल रिएक्शन का पार्ट नहीं होता है, बट उसका वहाँ पे रोल रहता है कंडक्टिंग बिहेवियर को, सर्किट को कंप्लीट करना, कंडक्टर का जैसा बस काम करना। करेक्ट? अब यहाँ देखिएगा, अगर ये बिहेव एज एनोड तो उसका रिएक्शन, तो यहाँ रिएक्शन लिखने के लिए सीखिए, रिएक्शन तो ऐसे ही लिखेंगे ना। लेकिन अगर एनोड के जैसा बिहेव कर रहा है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने का टाइम पे या बोर्ड के एग्जाम में बार बार ऐसे तो हम लोग कंपार्टमेंट नहीं दिखाते रहेंगे, तो उसको एक्चुअल में एनोड एज ए हाफ सेल फॉर दिस टाइप ऑफ हाफ सेल को रिप्रेजेंट करने का ऐसे तरीका होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यहाँ पे मोलरिटी से है, किसका मोलरिटी से? मेटल के आयन से, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn+ इज C, तो यहाँ पे आज के बाद हाफ सेल को ऐसे दिखाएंगे, M और एक क्या देंगे, वर्टिकल लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, और Mn+। और यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ जाना है और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मतलब M से Mn+। कहाँ से जाना है? तो सर कैथोड में भी लेफ्ट से राइट ही जाना है, तभी क्या रिएक्शन हो रहा है पता चलेगा, राइट। तो जो भी वर्टिकल बाउंड्री दिया रहेगा उसमें लेफ्ट से राइट मूव कीजिएगा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा जो हाफ सेल कैथोड का रिप्रेजेंटेशन है या एनोड का। तो M से Mn+, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, राइट। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो सर व्हाट द मीनिंग ऑफ वर्टिकल लाइन? तो इसको बोलते हैं फेज बाउंड्री। बोलिए तो मेरे साथ, वन वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? फेज बाउंड्री। तो यहाँ पे ये इसमें और इसमें फेज सेम फेज था या फेज का डिफरेंस था? ये था सॉलिड में, ये क्या है? लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन में आ गया, राइट, एक्वस। तो हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर लेंगे। अगर हाफ सेल एनोड है और वो मेटल एंड इट्स आयन का हाफ सेल है तो उसको रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं, करेक्ट। और रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं इस हाफ सेल को। एक किसका रिप्रेजेंटेशन था, कैथोड का या एनोड का? एनोड का। और भाई यहाँ इसके बाद इस रिएक्शन के बगल में जो आपने कंप्लीट सेल दिखाया या हाफ रिएक्शन दिखा रहे हैं, और वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन का दिखा रहे हैं, तो यहाँ जो पोटेंशियल मिलेगा वो पोटेंशियल रहेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट। रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। OH के रिएक्शन के सामने जो पोटेंशियल लिखेंगे उसको लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एग्री सब लोग?
अब लिखिए इफ़ दिस हाफ सेल बिहेव एज कैथोड, अगर ये हाफ सेल कैथोड के जैसा बिहेव करेगा, इफ़ दिस हाफ सेल, इसका मतलब मेटल एंड इट्स आयन को मेरी मर्जी है, मैं उसका डब्बा को कंपार्टमेंट को एनोड बना रहा हूँ या कैथोड बना रहा हूँ, या डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो मेटल एंड इट्स आयन, फॉर एग्जांपल जिंक एंड इट्स आयन डेनियल सेल में, ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ मेटल एंड इट्स आयन, वो था क्या बना हुआ एनोड, कॉपर एंड इट्स आयन, वो क्या बना हुआ था, वो भी मेटल एंड इट्स आयन का एग्जाम्पल था, बट वो बना हुआ था कैथोड। इज इट राइट? तो वहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, RH राइट, और उसको कैसे दिखाएंगे, Mn प्लस एक्वस अब प्लस N इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू M राइट। तो इस रिएक्शन के सामने जो मिलेगा उस वो पोटेंशियल का नाम क्या रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल, करेक्ट। ये मिलेगा कैथोड का, और कैथोड का पोटेंशियल का नाम क्या है, OP या RP, RP। तो आज के बाद RH के सामने का पोटेंशियल का वैल्यू जो लिखा रहेगा, अगर मेंशन करना, अगर एग्जामिनर भूल भी गया और वो रिएक्शन रेडॉक्स RH का है, रिडक्शन का है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, तो वैल्यू किसका दिया हुआ रहेगा, रिडक्शन का। अगर ऑक्सीडेशन OH के सामने अगर कोई वैल्यू पोटेंशियल दे दिया गया और ये लिखना भूल गए, और तो वो किसका पोटेंशियल रहेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहेगा, करेक्ट। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सर यहाँ पे हम लोग ऐसे दिखाएंगे, और जो भी मेटल का आयंस रहेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल ब्रैकेट में लिखना होता है। दिस इज पार्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। अगर नहीं दिखाइएगा मार्क्स कट जाएगा बोर्ड में एटलीस्ट, समझ गए। और यहाँ पे भी लेफ्ट से राइट जाइए, और वन वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट इन जनरल, वन वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट व्हाट, फेज बाउंड्री। तो यहाँ और इस फेज बाउंड्री में, फेज बाउंड्री के अक्रॉस ऑलवेज लेफ्ट से राइट मूव करना है, फेज बाउंड्री के अक्रॉस ऑलवेज लेफ्ट से राइट मूव करना, तब पता चलेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है या ये किसका दिखाया हुआ है। तो लेफ्ट से राइट जब मूव करेंगे तो देखिए तो क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन। मतलब ये रिप्रेजेंटेशन किसका था, एनोड का था या कैथोड का था, कैथोड का था। इसका मतलब मेटल एंड इट्स आयन का हाफ सेल को तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे और रिएक्शन लिख पाएंगे, हाफ सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और रिएक्शन लिख पाएंगे। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ हाफ सेल, इज इट राइट। इसको हटाएं, अब लिखिए एक मिनट रुकिएगा। देखिए इस टाइप का हाफ सेल में हम लोग जनरली कौन सा मेटल यूज करते हैं, इस टाइप का हाफ सेल में वेरी एक्टिव मेटल लाइक प्योर अल्कली मेटल यूज करने से बचेंगे। बोलिए क्या, क्योंकि वो विगरसली रिएक्ट विथ वाटर। मतलब पहले ही बताए थे ना कि आप सेल बनाना चाह रहे हैं, बॉम्ब नहीं बनाना चाह रहे, राइट, ब्लास्ट कर जाएगा, करेक्ट ना। लिखिए इन सच टाइप ऑफ हाफ सेल, इन सच टाइप ऑफ हाफ सेल very active metal cannot be used because they react with water, because in such type of half cell very active metal like alkali metal cannot be used because they react with water, comma, for such highly reactive metal, for such highly reactive metal an amalgam of the metal is used instead of pure metal. For such highly reactive metal an amalgam of metal is used instead of pure metal. चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?
नहीं कर सकते हैं, वही तो बार बार बोल रहे हैं, क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं वो भी समझा रहे हैं। आप सोचिए तो प्योर पोटेशियम का रॉड बनाइएगा, पानी में डालना पसंद करेंगे? लेकिन फिर भी अगर उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं तो उसको क्या करेंगे, उसको एलॉय बना देंगे मरकरी के साथ, राइट। और एलॉय ऑफ मेटल विथ मरकरी इज नोन एज व्हाट, मेटल एलॉय, मेटल एमलगम, राइट। हो गया ना? अब हेडिंग देखिए तो क्या है, मेरा हेडिंग है गैस एंड इट्स आयन, इज इट करेक्ट? इसका मतलब है कि सर इस टाइप का, अब एक मिनट रुकिए, इस टाइप का हाफ सेल में विच आर द पार्ट ऑफ द रिएक्शन, इस टाइप का हाफ सेल में गैस और उसका आयन इज द पार्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ओके स्टूडेंट, या इज द पार्ट ऑफ हाफ सेल रिएक्शन, करेक्ट? भाई नाम ही है ना गैस एंड इट्स आयन। लिखिए एक पॉइंट बनाइए तो तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इन दिस टाइप ऑफ हाफ सेल, इन दिस टाइप ऑफ हाफ सेल gas and its ion, gas and its ion is the part of half cell reaction, gas and its ion is the part of half cell reaction। मतलब किसको रिएक्शन का पार्ट बनना है, गैस नहीं तो उसका आयन को, दूसरे को नहीं, राइट। बट इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आयन का मतलब उसका एक्वस फॉर्म, आयन का मतलब उसका एक्वस फॉर्म, तो एक्वस मतलब लिक्विड का रॉड तो बना नहीं सकते हैं, लिक्विड का रॉड बनेगा, बोलते ही नहीं हैं। और गैस का रॉड बनाइएगा, गैस क्या होता है, जनरली नॉन कंडक्टिंग, राइट। गैस आर जनरली व्हाट, नॉन कंडक्टिंग। तो यहाँ पे आपके साथ समस्या क्या हो जाएगा कि सर जिसके थ्रू करंट भेजेंगे, जिस वायर के थ्रू, या उस वहाँ पे जो एक प्लेट बनाना है इलेक्ट्रोड, वो तो प्लेट गैस का और उसका आयन का तो प्लेट बन नहीं सकता है, राइट। तो प्लेट बनाने के लिए वहाँ पे जानबूझ के एक मेटल रखना पड़ता है। लेकिन अगर वो मेटल रिएक्टिव मेटल है तो वो तो खुद भी तो रिएक्शन पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देगा। तो गैस एंड इट्स आयन में एक मजबूरी है, क्योंकि रॉड बनाना है और गैस का रॉड बन नहीं सकता है, गैस आर नॉन कंडक्टिंग और ऐसे भी रॉड नहीं बनेगा, और उसका आयन तो लिक्विड फॉर्म में है। तो वहाँ पे हम लोग एक मेटल सेलेक्ट करते हैं जिसका रिएक्टिविटी बहुत लो है, और उसके लिए बेस्ट सुटेबल मेटल रहता है वो प्लैटिनम। क्या रहता है, प्लैटिनम। तो इस टाइप के हाफ सेल में रॉड लेते हैं अनरिएक्टिव लाइक प्लैटिनम, एंड प्लैटिनम इज नॉट द पार्ट ऑफ सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में कौन पार्ट करेगा, गैस एंड इट्स आयन। तो प्लैटिनम का व्हाट द रोल ऑफ प्लैटिनम वहाँ पे मोटा मोटी, तो प्लैटिनम का रोल सिर्फ रहेगा करंट को भेजना, कंडक्टिंग बिहेवियर को शो करना, राइट, कंडक्टिविटी को मेंटेन करना। आप लोग समझ में आ गया। इस टाइप के हाफ सेल में प्लैटिनम जो हम लोग यूज़ करेंगे वो मजबूरी क्या है, क्या मजबूरी है सर, गैस का रॉड तो बना नहीं सकते हैं ना, उसका आयन का बना सकते हैं, और गैसेज आर जनरली व्हाट, नॉन कंडक्टिंग। तो वहाँ पे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, उसमें एक रॉड डालने के लिए, उसमें इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम लोग एक मेटल का सिलेक्शन करते हैं, बट दैट मेटल शुड बी रिएक्टिव या अनरिएक्टिव। मैं लिखवा दूंगा सारा कुछ। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं प्लैटिनम, करेक्ट। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। और कोई एक गैस लेना है तो हम लोग उसी गैस को लेते हैं जिसका सबसे ज़्यादा यूज होना है, हाइड्रोजन लेते हैं। और नाम ही देते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, करेक्ट। एक साथ दोनों काम हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर गैस एंड इट्स आयन, और गैस में अगर मैं हाइड्रोजन का, देखिए ये तो स्पेशल केस हो जाएगा ना, जनरलाइज हेडिंग ये था, बट अगर मैं हाइड्रोजन ले रहा हूँ तो उस इलेक्ट्रोड का नाम क्या बोल देंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट। बोलिए भाई क्या बोले हैं सर, एच ही बोलिए, राइट। फुल फॉर्म, और गलती से उसमें अगर एस लगा दिए तब क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, करेक्ट।
और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या रहेगा, H2 रहेगा, इसका आयन रहेगा, यही इसी का गेम रहेगा ना, H2 गैस और इसका आयन रहेगा। बिल्कुल ले सकते हैं, इसलिए तो हेडिंग ये था। पूरा बात सुनिए मैंने बताया कि इसमें जनरली हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में यूज होता है एज गैस इलेक्ट्रोड, गैस एंड इट्स आयन, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को ले रहे हैं। बट दूसरा भी गैस ले सकते हैं और लेते भी हैं, और वो आपका सिलेबस में पढ़ना भी है थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, जिसका नाम है फ्यूल सेल, जो एस्ट्रोनॉट वगैरह यूज़ करते हैं, जहाँ पे फ्यूल है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके जाते हैं और वहाँ पे एक बैटरी बनाते हैं। उससे 2 फ़ायदा होता है, इलेक्ट्रिसिटी मिल गया और पीने का ड्रिंकिंग वाटर मिल गया, राइट। तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड रहेगा गैस एंड इट्स आयन का, एक हाइड्रोजन का उसका आयन, एक ऑक्सीजन और उसका आयन, राइट। बोलिए, नाम हेडिंग तो है गैस एंड इट्स आयन, बट मैं गैस का नाम लिख दिया तो उसी के ऑनर में उसका नाम हो जाएगा, इसलिए मैंने गैस एंड इट्स आयन में कौन सा इलेक्ट्रोड दिखाया हूँ, इस इलेक्ट्रोड का नाम है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इज इट राइट? अरे प्लेटिनम वायर, और यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ से अगर हाइड्रोजन गैस भेज रहे हैं तो ये हम लोग को पता रहेगा कि किस प्रेशर पे भेज रहे हैं, कितना प्रेशर मेंटेन करके यहाँ से हाइड्रोजन गैस अगर आप भेज रहे हैं तो आपको प्रेशर लैब में पता रहेगा कि कितना प्रेशर पे आप गैस को यहाँ से भेज रहे हैं, राइट। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का मुझे प्रेशर पता रहेगा। इज इट करेक्ट? चलिए, तो सर इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज हाइड्रोजन गैस को भेजना ही पड़ेगा? नहीं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के जैसा फंक्शन कर रहा है या कैथोड के जैसा फंक्शन कर रहा है, इस पर डिपेंड करेगा। किसी अगर 2 अलग अलग में, एक में देना पड़ेगा, एक में रिलीज होगा, बाहर आएगा, करेक्ट। बट यहाँ से जाएगा या आएगा, दोनों से अगर आएगा तब भी तो प्रेशर मेजर कर सकते हैं, और जाएगा किस प्रेशर पे जा रहा है तो किस प्रेशर पे भेज रहे हैं वो भी मेजर कर सकते हैं, आने का प्रेशर भी पता कर सकते हैं, जाने का भी, राइट। बैरोमीटर से या किसी भी ट्यूब से या कोई भी इक्विपमेंट से। इज इट करेक्ट? लिखिए, अब पॉइंट बनाइए। और जो गैस लेंगे उसी का आयन यहाँ रखना है, तभी इसका नाम है गैस एंड इट्स आयन, राइट। लिखिए पहला पॉइंट बनाकर, इन गैस एंड इट्स आयन हाफ सेल, इन ए गैस एंड इट्स आयन हाफ सेल, ए गैस बबल
A gas is bubbled, a gas बोल रहे हैं, a gas is bubbled into the solution of the gas ion, into the solution of gas ion with a platinum rod, with a platinum rod into the solution of gas ion, into the solution of gas ion, into the solution of gas ion with a platinum rod having a sheet, यहाँ लिख लीजिएगा, having a sheet coated with platinum black, एक और पॉइंट लिखिए, प्लेटिनम इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, प्लेटिनम इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट because the gases are non-conducting. Platinum is used for making electrical contact because the gases are non-conducting, and the platinum do not react with gas ion, and the platinum do not react with gas ion. Yes, प्लेटिनम इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, जो मैंने समझाया था उसी को लैंग्वेज दे रहा हूँ। प्लेटिनम इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिकॉज द गैसेज आर नॉन कंडक्टिंग, बिकॉज द गैसेज आर नॉन कंडक्टिंग एंड द प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विथ गैस आयंस, एंड द प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विथ गैस आयन as it is unreactive metal. अब एक मिनट रुकना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखा, हैविंग ए शीट कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक, हैविंग, यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, इसको यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। स्कूल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ाए थे, तो यस सर बताइए निकल का काम क्या था? निकल का काम तोड़फोड़ मचाना, लेकिन मेन काम क्या था? तो सर मेन काम का ये था कि निकल के, वेरी गुड, स्मॉल पोर था नहीं, और उस स्मॉल पोर के वजह से क्या हुआ था सर? उस स्मॉल पोर के वजह से ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था वो यहाँ पे जाने के बाद एटम में कन्वर्ट हो गया, राइट? It is very important to note that कि sigma bond in hydrogen molecule is the strongest sigma bond, right? अगर इसको टेम्परेचर देकर तोड़ना चाहेंगे तो 600 प्लस डिग्री चाहिए, राइट? तो बैटरी को लेके और गर्म करते रहिए। ये बैटरी बनाए गैस एंड आयन का, गर्म कर रहे हैं, राइट? फिजिबल रहेगा आपके लिए बैटरी। लेकिन आप क्या चाहेंगे कि गैस जो हाइड्रोजन गैस है वो बस 25 डिग्री सी पे ही वो एटम में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा मेटल का सिलेक्शन करेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन गैस जाकर जस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, कौन सा, एब्जॉर्प्शन या एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, यहाँ पे जाके बैठ जाए और यहाँ इसके बीच का डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा हो जाएगा और ऑटोमेटिक जस्ट बाय हीटिंग एट वेरी लो टेम्परेचर लाइक 25 डिग्री सी ये ब्रेक कर जाएगा। दिस इज द वजह कि यहाँ पे हम लोग खास टाइप का शीट यूज़ करते हैं जिसपे प्लेटिनम ब्लैक डालते हैं। अब प्लेटिनम ब्लैक एक खास टाइप का प्लेटिनम का पार्टिकल है जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एडजॉर्प्शन के लिए एरिया ज़्यादा मिलेगा, और वहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यहाँ से जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गया तो क्या मॉलिक्यूल फॉर्म में रिएक्शन करेगा या एटम में कन्वर्ट होना पड़ेगा? मॉलिक्यूल में एटम में कन्वर्ट होगा, तो एटम में कैसे ब्रेक कर जाएगा? जस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। तो इसका मतलब व्हाट द रोल ऑफ प्लैटिनम ब्लैक?
एक मिनट में लिखवा दूंगा, प्लेटिनम ब्लैक प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया ड्यू टू विच हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन एटम जस्ट बाय एडजॉर्प्शन, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाया हुआ था, तो यहाँ पे समझाना मेरे लिए आसान हो गया। लिख लीजिए एक लाइन, समझे सब लोग। लिखिए, प्लेटिनम ब्लैक यूज ओवर द प्लेटिनम शीट। प्लेटिनम ब्लैक, यहाँ जो डॉटेड दिया हूँ ना, ये कुछ कुछ डॉटेड, ये है प्लेटिनम का शीट, यहाँ पे जो डॉटेड दिए हैं ये है प्लेटिनम ब्लैक। भाई आप निकल में भी खास टाइप का निकल यूज करते हैं जिसका नाम है रेनी निकल, राइट। और बोलते ही नहीं, ड्रॉपर बैच के भी बच्चे हैं वो भी नहीं बोलते हैं, कम हाँ तो बोलना चाहिए, हाँ सर रेनी निकल इज वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ निकल, राइट। तो वेरी फाइन, किसी भी 100 ग्राम का निकल का एक टुकड़ा और 100 ग्राम का पाउडर लेंगे, कहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा, 100 ग्राम का जो पाउडर लेंगे उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा, राइट। यस, लिखिए, प्लेटिनम ब्लैक इज यूज ओवर द प्लेटिनम शीट। प्लेटिनम ब्लैक इज यूज ओवर द प्लेटिनम शीट। नंदन ज्वाइन किए हुए हैं? एक मिनट रुक जाइएगा। अच्छा, मैं फिर से इसको सेव कर दूंगा। चलिए, हो गया ना। एक लिखिए तो, प्लेटिनम ब्लैक इज यूज्ड ओवर द प्लेटिनम शीट which provide large surface area for the adsorption of gases, बोलिए, ये तो इट इज काइंड ऑफ हाफ सेल ना। दिस हाफ सेल कैन बिहेव एज एनोड एज वेल एज कैथोड। दिस हाफ सेल कैन ऑल्सो बिहेव एज एनोड एज वेल एज कैथोड। तो अब समझ में आ गया कि यहाँ पे प्लेटिनम का बायर लेना और प्लेटिनम का सीट पे एक खास टाइप का प्लेटिनम ब्लैक लेना, एक आएगा बोर्ड में 1 मार्क्स में, क्यों रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेटिनम ब्लैक। ये लार्ज सरफेस एरिया देता है, मतलब प्लेटिनम पार्टिकल यहाँ पे डाल दिए हैं, पेस्ट कर दिए हैं, ठीक है। क्या करेगा, हाई जो भी गैस रहेगा उसको मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट कर लेगा, एटम में। और बाहर का क्या रोल रहेगा, सर उस गैस का रॉड तो बना नहीं सकते करंट भेजने के लिए, तो हम लोग को बाहर रखना पड़ेगा, राइट। और अगर ये एनोड के जैसा बिहेव करेगा, मतलब OHR, तो रिएक्शन कैसे लिखिएगा, तो सर रिएक्शन तो ऐसे ही लिखेंगे, हाइड्रोजन कन्वर्टेड टू 2H+, राइट। प्लेटिनम ब्लैक बनाएगा।
एक्चुअली प्लैटिनम ब्लैक क्या है? प्लैटिनम ब्लैक मतलब प्लैटिनम का छोटा छोटा पार्टिकल यहाँ पे डाल दिए हैं। तो छोटा पार्टिकल कुछ ऐसा है कि एक स्फीयर का सरफेस एरिया निकालो, राइट। यहाँ देखिए, मुझे चाहिए सरफेस एरिया ज़्यादा, सरफेस एरिया, सरफेस पे ही पोर बना हुआ है, और इसी का अगर 4 स्फीयर बना देते, कहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा? इस 4 पे सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा, राइट। करेक्ट है। इसलिए यहाँ पे हम लोग प्लैटिनम का पूरा एक प्लैटिनम का सीट ना लेके प्लैटिनम का सीट पे हम लोग क्या कर दिए हैं? प्लैटिनम पार्टिकल डाल दिए हैं, समथिंग लाइक दैट। अब बहुत सारा ऐसा सर्फेस नहीं देखते हैं जो रुखड़ा टाइप का सर्फेस, उसमें पार्टिकल डाला रहता है, पेस्ट किया रहता है, राइट। या आज के डेट में देखते हैं दीवार का जो पेंटिंग करवाते हैं तो खास टाइप का भी पेंट किया था जिसमें रफ टाइप का दिखता है, इट करेक्ट, उसी टाइप का सिचुएशन है। चलिए यहाँ पे एनोड रहेगा, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा उस पोटेंशियल का नाम क्या रहेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट। अब नेक्स्ट, सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये तो हो गया, राइट। क्या न्यूमेरिकल बनाने के लिए ऑल द टाइम इतना प्रेजेंटेशन करते रहिएगा? ये तो जस्ट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना कि ऐसा रहता है सेटअप, राइट, मोटा मोटी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। बट यहाँ पे यहाँ देखिएगा, लेकिन यहाँ देखिए ये जो हाफ सेल पेपर पे जो हाफ सेल रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन, उसमें हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना है वो दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और एटीएम में लिखना है, किस में लिखना है? एटीएम में लिखना है, करेक्ट। और यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो भी लिखना पड़ेगा। तो सर इन दोनों को ही लिखना है, यहाँ देखिए सब लोग। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि एक्चुअली रिएक्शन का पार्ट तो यही और ये है, बट यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ कर रहे हैं, प्लैटिनम, बट उसका रोल सिर्फ इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट को बना के रखना है। तो गैस एंड इट्स आयन में या कहीं भी वैसा कोई मेटल का वायर यूज़ कर रहे हैं जो रिएक्शन का पार्ट नहीं है, और फिर भी इसको वहाँ पे दिखाना है, वो वहाँ पे है, तो उसको या तो सबसे लेफ्ट में दिखाते हैं और नहीं तो सबसे राइट में दिखाते हैं, या तो सबसे लेफ्ट और नहीं तो सबसे राइट। तो अगर हम एनोड बना रहे हैं तो एनोड में सबसे लेफ्ट में प्लैटिनम बार दिखेगा, आपको मिलेगा दिखाया हुआ। मैंने क्या बोला? वैसा कोई भी मेटल का वायर या मेटल जो रिएक्शन का पार्ट नहीं है, तो एनोड में सबसे लेफ्ट में दिखाना है और कैथोड में सबसे राइट में दिखाना है, इट करेक्ट। इस प्लैटिनम के लिए सब जगह, हर मेटल के लिए जो वहाँ पे है बट रिएक्शन का पार्ट नहीं है, उसका कोई और रोल है, रिएक्शन में नहीं इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसा आपको लिखा हुआ मिलता होगा, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा ना तो ऐसे दिखाया जाता है हाफ सेल को, करेक्ट ना स्टूडेंट। रिएक्शन तो बस इसके बीच में हो रहा है, इस बाउंड्री के अक्रॉस, राइट। बट यहाँ पे प्लैटिनम का भी कुछ रोल है बट वो रिएक्शन का रोल नहीं है। तो वैसा मेटल जो रिएक्शन का पार्ट नहीं है और फिर भी ये है, तो एनोड में सबसे लेफ्ट में दिखाएंगे और कैथोड में सबसे राइट में दिखाएंगे। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट। और ये वर्टिकल लाइन क्या इंडिकेट करता है? फेज बाउंड्री, राइट। तो आप लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे गैस एंड इट्स आयन का हाफ सेल? अब तो हो जाएगा ना। अब यकीन मानिए 90% स्टूडेंट को सेल रिएक्शन दिया रहेगा भाई, और उसको सेल के जैसा रिप्रेजेंट करना रहेगा सर इस तरीके से। और आपका एक्सरसाइज 1 में वही है, नहीं आता है। न्यूमेरिकल बना रहे हैं बट बेसिक बातें ही क्लियर नहीं है। कोई पहला बार चैप्टर पढ़ने तो हर एक चीज़ क्लियर होना पड़ेगा ना कि ये क्यों लिख रहे हैं, अरे क्यों था। अगर ये हो गया ना, और कैथोड के जैसा अगर बिहेव करेगा तो सेल के टाइम पे, यहाँ देखिए सेल में प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन दिखाना है, रिएक्शन में नहीं। कहाँ पे? सेल जब दिखाएंगे तो दिखाना है। और किस में? एटीएम में। यहाँ पे किस में रहेगा? मोल पर लीटर में, राइट। और अगर एक गैस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इफ बिहेव एज कैथोड, तब इसका दिखाने का रिएक्शन का तरीका क्या रहेगा? रिएक्शन रहेगा मेरा RH, राइट।
नहीं ऐसे ले लिए, ऐसा कोई नहीं है, बट जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इसका ये रहता है तो उसी को मेंटेन करके ऐसे लिखते हैं, जो रिडॉक्स में पढ़े थे ना उसी को मेंटेन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मिलेगा वो मेरा क्या मिलेगा, रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा, राइट। चलिए एवरीवन, अब इसको रिप्रेजेंट करना रहेगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से H प्लस सी H2 गैस प्लेटिनम वायर, ठीक है। हाँ देना देना देना, यहाँ पे तो इसी का प्रेशर ही देना है एक्चुअली। यहाँ पे प्लेटिनम को मैं किस में किधर का हूँ, सबसे लेफ्ट में सबसे राइट में है, तो कैथोड में वैसा मेटल जो सेल रिएक्शन का पार्ट नहीं रहेगा उसको सबसे राइट में रखेंगे, करेक्ट। अब नोट करके एक पॉइंट लिखे तो if hydrogen electrode at a standard condition then it is called SHE। तब इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्टैंडर्ड, यस। और एक और पॉइंट लिखिए, SHE बिहेव एज, एक मिनट रुकेगा, जब स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन कर दिए इसका मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेना पड़ेगा 1 m, और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना मेंटेन करना पड़ेगा 180 m, और टेम्परेचर कितना लेना वहाँ पे मेंटेन करना है 25 डिग्री से, राइट। SHE used as reference electrode, ठीक है। SHE used as what, reference electrode, करेक्ट ना। अब एक मिनट रुकेगा, तो SHE used as reference electrode इसका मतलब है पोटेंशियल ऑफ SHE शुड बी टेकन एज 0 वोल्ट, करेक्ट। आज पता रख जाइएगा, मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल को 0 वोल्ट नहीं बोला हूँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को 0 वोल्ट, करेक्ट। अब यहाँ पे और भी बढ़िया रिप्रेजेंटेशन ऐसे रहेगा, यहाँ देखिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो और भी बेस्ट है। यहाँ देखिए तो H प्लस कन्वर्ट इनटू H2, मतलब ये 20 की क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, राइट, करेक्ट ना। यहाँ से यहाँ तक ना H प्लस से किस में बन गया, बट यहाँ पे जब से यहाँ देखिएगा ये पोटेंशियल ऑफ हाफ से लिखना है तो वहाँ पे फिर किसी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर नहीं देना है, यहाँ पे देना था, यहाँ पे नहीं। और अगर ऐसे कहीं पे लिखा रहेगा H2 से H प्लस, तब क्या रहेगा ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे इससे पहले भी एक हम लोग काम किए थे ना स्टूडेंट, मेटल एंड साइन का, तो ऐसे अगर दिखाया रहेगा मतलब ये क्या है बोलिए तो, M कन्वर्ट इनटू Mn प्लस, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, राइट। और अगर ऐसे दिखाया रहेगा Mn प्लस कन्वर्ट इनटू M, मतलब ये क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी लिख लीजिएगा। तो एक्चुअली सेल के सामने ऐसे अगर बोर्ड में लिख के आते हैं तो ज़्यादा इंप्रेसिव रहेगा, ठीक है। ये लिखे और ऐसे लिखिएगा, ये लिख और एनोड में ऐसे लिखिएगा सामने, सेल के रिएक्शन के सामने।
बोलिए। इसका वैल्यू क्या रहेगा? जीरो। और इसका वैल्यू भी क्या रहेगा? इसका मतलब इसके अंदर जैसे ही मैंने बोल दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन बी बिहेव एज ए नोड एंड कैथोड डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, राइट? कैन बिहेव एज ए कैथोड एज और एनोड डिपेंडिंग अपॉन, तो उसका रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो रहेगा और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो रहेगा, करेक्ट? इसका मतलब यहाँ पे SOP ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो जीरो एंड SRP ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो जीरो, राइट? और इसको हम लोग किस लिए रेडी कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाया गया है। समझ गए एवरीवन? क्या बोलते हैं? दो लाइन मतलब यहाँ पे वेपर फेज दो है। नहीं, ये लाइन तो दिया गया है सिर्फ इस मेटल को सेपरेट करने के लिए। रिएक्शन तो यहाँ से यहाँ तक ही हो रहा है, राइट? और इसमें जो फेज बाउंड्री है वो इसके बीच का फेज का डिफरेंस बता रहा है। यह है गैस के फॉर्म में, यह है लिक्विड के फॉर्म में। और जो मेटल, वैसा मेटल जो रिएक्शन का पार्ट नहीं फिर भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसके बीच में भी तो एक डिफरेंस है फेज का। इसलिए ऐसे भी ऐसा मेटल जो दैट मेटल विच आर नॉट द पार्ट ऑफ द सेल रिएक्शन, उसके लिए भी एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर कैसे दिखाते हैं। अब मोस्टली अगर गैस एंड इट्स आयन में देखिएगा तो 90% केस में आपका या 95% केस में प्लेटिनम ही दिखाई पड़ेगा, एग्री? कहीं कहीं पे ग्रेफाइट का रॉड भी लेते हैं, कहीं कहीं पे ग्रेफाइट का रॉड भी लेते हैं। जैसे हम लोग बैटरी जो यूज करते हैं एवरेडी का या और भी किसी बैटरी का, निप्पो का जो पहले के ज़माना में आता था मोटा सेल, जो बड़ा बड़ा टॉर्च में लगता है, उसको फाड़ के देखिएगा तो उसमें ग्रेफाइट का रॉड रहता है, ठीक है? इसको हटाए ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला 1-2 क्लास एकदम बिल्कुल बेसिक से बेसिक है, लेकिन मेरा कोशिश रहता है कि पहले अगर स्टार्ट करें तो एकदम छोटा, क्योंकि यहाँ पे ही बच्चे फंसते रहते हैं, लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते रहते हैं। आप लोग स्कूल के में हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? बट मुझे लगता है कि हर एक बात को बताते हुए आगे बढ़ना चाहिए, राइट? तब जाकर कॉन्फिडेंस आ पाएगा कि एक्चुअली लिखना कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करना है क्या। एक और पॉइंट लिखिए, पॉइंट बना के लिखिएगा। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब SHE function as reference electrode, function as a reference electrode, and it is used for the measurement of, and it is used for the measurement of a standard reduction potential, and it is used for the measurement of a standard reduction potential, and it is used for the measurement of a standard reduction potential of other half cell। मतलब SHE के हेल्प से ही जितना भी हाफ सेल बनेगा उसका पोटेंशियल हम लोग
मेजर करके रखेंगे, कोई तो एक रेफरेंस रहेगा। तो रेफरेंस क्या बनाए हैं आपने, SH को, राइट। yes sir, तो बाकी हाफ सेल का जो हम लोग पोटेंशियल लिखते हैं तो जनरली रिडक्शन पोटेंशियल लिखा रहता है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ये नहीं कि ऑलवेज उसका रिडक्शन ही होगा, बट कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू लिया गया है, करेक्ट। बाद में पढ़ाएंगे कि किसी भी हाफ सेल का अगर RP दिया हुआ है मान दें -20 वोल्ट, तो बाद में आपको पढ़ा देंगे कि इसका OP रहेगा +20 वोल्ट, जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब किसी भी हाफ सेल का RP दिया हुआ है मतलब उसका OP भी आप निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड में सेम रहता है, साइन में जस्ट अपोजिट हो जाता है। इज इट करेक्ट? yes sir, इसलिए सबका RP ही निकाल के रख दिया गया। तो RP निकाल के रख दिया गया तो क्या उन सबका क्या OP नहीं पता कर लेंगे yes sir, इस कॉन्सेप्ट से? लिखिए RP, एक मिनट भाई, ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, उसमें हम लोग फंस जाते हैं। ये पॉइंट A है, पॉइंट B है, राइट। VA माइनस VB इक्वल टू 10 वोल्ट। तो कोई पूछेगा VB माइनस VA कितना वोल्ट, -0, तो इसके बीच का डिफरेंस पता है तो इसके बीच का डिफरेंस नहीं निकालेंगे। yes sir, डिट्टो वही काम होगा भाई। A से B जा रहे हैं, अब पोटेंशियल अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो B से A अगर करेंगे तो जस्ट उल्टा कर दिए ना, तो रिडक्शन हुआ होगा। और A से B जाने में ऑक्सीडेशन, तो ये B से A जाने में, reduction, तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इसलिए अभी राइट टाइम का वेट कीजिए। मैं कहाँ पे था? SH फंक्शन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल और कपल्स। हाफ सेल को हम लोग कपल्स भी बोलते हैं। एंड इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल और कपल्स, comma the standard reduction potential value, the standard reduction potential value obtained in this manner are arranged in decreasing order. The standard reduction potential value obtained in this manner are arranged in the decreasing order to give electrochemical series, are arranged in decreasing order to give electrochemical series। तो केमिस्ट्री में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार किया गया है जिसमें सबका रिडक्शन पोटेंशियल सामने लिखा रहता है। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसके रेस्पेक्ट में तैयार किया गया है? SH के रेफरेंस में, राइट। yes sir, और उसके रेस्पेक्ट में ही कौन सा मेटल या आयन ज़्यादा इलेक्ट्रोपोजिटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सब यहाँ से रेडी किया गया है, करेक्ट। अब यहाँ से इसको ऐसे समझिए, पोटेशियम और सोडियम में किसका इलेक्ट्रोपोजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है? पोटेशियम का। potassium, तो भाई पोटेशियम का ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा। अब पोटेशियम का ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, राइट। yes sir, और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम रहेगा, करेक्ट। तो इस तरीके से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोपोजिटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोपोजिटिव है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलता है। और वो किसके रेस्पेक्ट में रेडी किया गया है? SH के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। हाँ।